आप सब लोग ऑलरेडी लीड कर रहे हैं, जिसमें आज हम 35वें दिन पर पहुंच चुके हैं। बताना चाहूंगा कि कल हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव को क्रॉस किया था, जहां पर हमने 76 डे को क्रॉस किया था और बहुत ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन को हमने कल गैदर किया था। डेफिनेटली हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपने बिजी स्केड्यूल में बहुत सारे गुड हैबिट्स को डेवलप कर रहे हैं, इनकलकेट कर, और मैं आप सभी को बधाई देना चाहूंगा आपके इस रोजमर्रा की जिंदगी में नए आरंभ को स्टार्ट करने के लिए, इस हैबिट को डेवलप करने के लिए और अपने इस गोल को अचीव करने में जो आप प्रयास लगातार कर रहे हैं उसके लिए। स्वाभाविक सी बात है कि आज, जैसे कि मैंने कहा, एक नया दिन है। आज हम बहुत कुछ नई जानकारियों को सुनने वाले हैं, बहुत कुछ नया जानने वाले हैं आज के इस कार्यक्रम में। आज के प्रोग्राम की हम जरूर शुरुआत करेंगे, लेकिन मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि ये जो जर्नी आपकी है, वो जर्नी पैशन के साथ जुड़ी हुई है, जहां पर नॉलेज और आपका अभ्यास आपकी लगातार सहायता करेगा और इसे हमें जारी रखना है। स्वाभाविक सी बात है, काफी दिन आ चुके हैं जिसमें हमने बहुत कुछ सीख लिया है। उस सीख को और उस जानकारी को हमें अपने अभ्यास में अमल में लाना है और लगातार निरंतर प्रयास करते रहना है, सो दैट जो हम हेल्थ गोल अचीव करना चाहते हैं उसे हम मीट जरूर कर पाए। खैर, आइए आज के इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और अभी तक हमने जो माइंडसेट का रोल समझा है कल, उस रोल के अलावा अब आइए आगे बढ़ते हैं, आज के कुछ और नए टॉपिक्स की बात करेंगे। और आज के इस प्रोग्राम को आगे लेके जाने के लिए आज के सबसे पहले स्पीकर को बुलाना चाहूंगा, और हमारे बीच आज डॉक्टर श्याम मौजूद हैं, जिस हेड ऑफ इनोवेशन साइंस एट एमवे। बिना और कोई समय विलंब किए हुए मैं यहाँ पर आज के फर्स्ट स्पीकर डॉक्टर श्याम जी को इनवाइट करना चाहूंगा। डॉक्टर श्याम, ओवर टू यू। Thank you, Anmol, and good morning, everyone. नमस्कार सबको मेरी तरफ से। Again, 77th day. Wonderful. And हम आपको हर दिन कोई नए रिसर्च के बारे में बताता हूँ, क्योंकि मुझे श्योर है कि कॉन्फिडेंट है कि ये इंफॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं यूजफुल पड़ेगा। आपको सिस्टर को बताने के लिए, आपके पिताजी को, माताजी को, दिस विल बी वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपके लिए। तो क्योंकि नॉलेज इज पावर। हमको ये सब साइंस में इतना लिटरेचर है, इतना साइंस है, मुझे लग रहा है कि मैं तो पूरा जिंदगी इसमें बिता दूं, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग स्टडीज है, रिसर्च चल रहा है दुनिया में। तो इसके लिए तो आज कल मैं मेरा सिस्टर से बात कर रहा था, तो मैंने सोचा कि तो फिर मैं जरा रिसर्च किया उसके बारे में, उसका शेयर, उनको भी जरा प्रॉब्लम्स थे, तो मैंने रिसर्च किया, तो मैंने एक स्टडी फाइंड किया था, तो मैं उसके बारे में जरा थोड़े टाइम लूंगा। लेकिन उससे पहले आज का टॉपिक है वेरी इंटरेस्टिंग, केमिस्ट्री टॉपिक है, लेकिन वो केमिस्ट्री इतना अमेजिंग है हमारे फूड के अंदर। तो डॉक्टर स्वाति शुक्ला है, जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट है, वो आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी बताएंगी। एंड मैं भी बहुत इंटरेस्ट हूँ उसके सिर्फ स्टोरी सुनने के लिए। लेकिन उससे पहले डॉक्टर स्वाति आए, मैं आपको इस जो मैंने रिसर्च किया था वो स्टडी के बारे में जरा बता दूं। तो आज मैं आपको एक वेरी दिलचस्प स्टडी के बारे में बताना चाहता हूं, जो नॉर्मल वेट ओबेसिटी के बारे में है। तो इसका मतलब है कि कुछ महिलाएं जो दिखी तो नॉर्मल वेट की है, लेकिन उनके बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा होता है। मैंने ये जब इंडिया में आया था, मैं ये देखा था, जब स्केल पर नॉर्मल बॉडी वेट है, लेकिन फैट परसेंटेज बहुत है। तो रिसर्चर्स जो रिसर्चर्स है, उनको ये देखना चाहता था कि अलग अलग प्रोटीन वाले डाइट्स इन महिलाओं की बॉडी कंपोजिशन और भूख पर क्या असर करते हैं। तो ये था उनका क्वेश्चन कि अगर हम प्रोटीन अमाउंट चेंज करें तो क्या होता है इनके बॉडी कंपोजिशन में, क्योंकि बॉडी कंपोजिशन ज्यादा है, फैट कंपोजिशन ज्यादा है, इनका वजन ज्यादा है, इनका भूख ज्यादा है। तो
यही क्वेश्चन था इनके लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 50 महिलाओं को 2 ग्रुप में बांटा। एक ग्रुप को हाई प्रोटीन डाइट दी गई जिसमें उनकी डेली कैलोरीज का 25% प्रोटीन से आता था, यानी कि किलोग्राम बॉडी वेट के लिए 1.8 ग्राम प्रोटीन, हर किलो वजन के लिए 1.8 किलोग्राम प्रोटीन। दूसरे ग्रुप को स्टैंडर्ड प्रोटीन दी गई जिसमें कैलोरीज का 15% प्रोटीन होता था, यानी कि 0.8 ग्राम पर किलोग्राम। ओके, तो एक में था 1.8 ग्राम पर किलोग्राम, दूसरे में था 0.8 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट। तो 12 हफ्तों के बाद 12 वीक्स के जो रिजल्ट्स आए वो काफी रोचक था। हाई प्रोटीन डाइट वाली महिलाओं ने ना सिर्फ ज्यादा मसल मास गेन किया, सुनो, हाई प्रोटीन डाइट वाली महिलाओं ने ना सिर्फ मसल मास गेन किया, लगभग 1.5 किलोग्राम ज्यादा मसल मास, बल्कि उन्होंने ज्यादा बॉडी फैट भी लूज किया, करीब 1.1 किलोग्राम कम स्टैंडर्ड प्रोटीन डाइट वाली महिलाओं के कंपैरिजन में। देखो, और उनका वेस्ट साइज भी, ये जो हाई प्रोटीन वाले डाइट लेते हैं उनका वेस्ट साइज भी कम हुआ, लगभग 1.4 to 2 सेंटीमीटर तक, और बॉडी फैट परसेंट भी 2% तक घट गया। लेकिन एक बात थी कि जब उनका बॉडी कंपोजिशन चेंज हुआ लेकिन उनका वजन नहीं चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसमें कुछ एक्सरसाइज कंपोनेंट ही नहीं था और इसमें कुछ कैलोरी कंट्रोल भी नहीं था, सिर्फ प्रोटीन कंपोजिशन, प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा कर दिया बस। अगर सोच लीजिए अगर आप लो कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट ले लो और उसके साथ एक्सरसाइज भी करो, इम्पैक्ट सोच लो, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये। तो आसान शब्दों में कहना का मतलब ये है कि नॉर्मल वेट ओबेसिटी वाली महिलाओं के लिए हाई प्रोटीन डाइट काफी फायदेमंद हो सकती है, राइट? तो ये रिसर्च का थे, लेकिन मैंने तो कभी ये हमें का रिसर्च नहीं है, ये बाहर का रिसर्च है। इससे वेट कम नहीं होता लेकिन बॉडी कंपोजिशन में सुधार होता है, मसल मास बढ़ता है और बॉडी फैट खास तौर पर पेट के आसपास कम होता है। ये हेल्थ और फिटनेस के लिए खास महत्व रखता है, खासकर उनके लिए जो दिखती तो पतली है लेकिन उनका बॉडी फैट ज्यादा होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट स्टडी है हम सब के लिए। ये सिर्फ मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, हम सब मेल्स को भी ये इफेक्ट हो सकते हैं। तो यही था मेरा आज का रिसर्च टॉपिक आपके लिए। ठीक है, अब हम डॉक्टर स्वाति से सुनेंगे एक इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री, फूड केमिस्ट्री के बारे में। डॉक्टर स्वाति, स्टेज इज योर्स। Thank you so much, sir, and thank you for sharing that very, very important study. I mean, जैसे हम बोलते हैं normal weight obesity, I think उसके health implications it's equivalent to obesity, लेकिन वो ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो hidden है, hidden visceral fat around, जिसके बारे में पता नहीं होता है, so वो immediately affect करता है हमारे heart health को. And definitely, sir, like protein is very important. Like you told कि 1 kg फैट लॉस हुआ और 1 kg मसल मास हुआ, बट जैसे हमने पुराने कुछ सेशंस में देखा है कि मेटाबॉलिकली कितना एक्टिव होता है अगर वही मास मसल का गेन हो रहा है और वही मास फैट का लॉस हो रहा है। सो उसके कितने सारे एडवांटेजेस हैं। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट वेरी वंडरफुल स्टडी। डेफिनेटली हम सबको अपनी डाइट में और ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन को इन्वॉल्व करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। सो विद दैट I thank you so much, sir, for that enlightening information जो आपने हमारे साथ शेयर किया, and very very good morning आप सभी को, सुप्रभात। and it's such a motivation आप सबको मॉर्निंग में देख करके, जैसे आप वॉक कर रहे हैं, आपने अपना जो हेल्दी रूटीन है वो शुरू कर दिया, वो so clearly दिखता है। so really it's very motivating and kudos to you all। और आज का टॉपिक
सच में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। समथिंग जो आप अपनी डेली लाइफ में उसके अगर आप साइंस को समझ गए तो आप उसको अपनी डेली लाइफ में हर दिन इंक्लूड कर सकते हैं, राइट? एक ऐसी साइंस। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट मी शेयर माय स्क्रीन एक बार। आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल। या ग्रेट। सो आज हम बात कर रहे हैं स्टार्च के ऊपर अगेन, राइट? हमने स्टार्च के बारे में काफी कुछ जाना कि वो हेल्दी है, कौन सा स्टार्च अनहेल्दी है, कौन से ऐसे स्टार्ची फूड्स हैं जिनसे हमको अवेयर रहना चाहिए, राइट? तो आज हम उन्हीं स्टार्चेस को बोलने वाले हैं कि कूल इट मिस्टर स्टार्च। आप जितना स्केरी साउंड करते हैं, हम आपको उतना ही हेल्दीफाई बना सकते हैं, राइट? तो शुरुआत करते हैं स्टार्चेस के बारे से, राइट? नाउ स्टार्चेस, हमने एक पुरानी, आपको याद होगा, एक हमने सेशन लिया था जिसमें हमने बताया था सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। अगर मैं इस वाले डायग्राम पे जाऊं तो इससे आप काफी कुछ वाकिफ होंगे कि ये कौन सा एक स्ट्रक्चर था, ये क्लासिफिकेशन था जिसके बारे में हमने पढ़ा था, राइट? जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो सिंपल शुगर्स हो सकते हैं जिन्हें हम मोनोसेक्राइड्स बोलते हैं, या वो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, राइट? मोती की माला, अगर वो एक सिंपल माला है, एक मोती है, तो वो मोनोसेक्राइड्स है। अगर 4 से 5 या 8 एक साथ जुड़े हुए हैं तो वो ऑलिगोसेक्राइड्स हैं, डाइसेक्राइड्स हैं। अगर बहुत लंबी चेन है वो पॉलीसेक्राइड्स हैं, राइट? नाउ जब हम स्टार्चेस की बात करते हैं तो हमारे स्टार्चेस पॉलीसेक्राइड्स हैं, मतलब उसमें काफी सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक साथ में जुड़े हुए हैं। इसी वजह से उनका जो स्ट्रक्चर है या उनकी बनावट है वो जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। अगर हम स्टार्चेस की बात करें तो उसमें आपके 2 प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्लूकोज के, वो साथ में जुड़े होते हैं। एक होता है आपका अमाइलोस, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, जस्ट अ मिनट, यस। तो आप जैसे देख सकते हैं कि एक ये स्ट्रक्चर है अमाइलोस, यानी यहाँ पर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं वो एक सीध में जुड़े हुए, एक लाइन में जुड़े हुए। और दूसरा अगर आप मॉलिक्यूल देखें वो है ये अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन में यहाँ पर भी सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन वो एक लाइन में नहीं जुड़े हैं। वो एक लाइन में भी है, उनकी ब्रांचेस भी निकल रही हैं, अलग अलग शाखाएं निकल रही हैं। अब आप समझ लीजिए, अगर ये एक सिंपल माला होती तो ये आपका मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, डाइसेक्राइड होते। लेकिन अगर ऐसी काफी सारी मालाएं एक से जुड़ी हुई हैं, आपकी अमाइलोस बहुत सारी चेन्स, अमाइलोपेक्टिन चेन्स एक साथ जुड़ी हुई हैं, तो आप समझिए कि वो कितना जटिल स्ट्रक्चर होगा, 100 ऑफ ऐसी चेन्स। तो इसी वजह से जो स्टार्च का स्ट्रक्चर होता है वो हम जटिल स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्योंकि उसमें ऐसी बहुत प्रकार की अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो जुड़े होते हैं। नाउ आज के इस कंसेप्ट को समझने के लिए जरूरी है कि हम स्टार्चेस की क्लासिफिकेशन को समझें कि स्टार्चेस किस प्रकार के होते हैं हमारे शरीर में जब हो जाते हैं। एक तरह का स्टार्च होता है जिसको हम बोलते हैं स्लो डाइजेस्टिंग स्टार्च। वो हमारे शरीर में जाके धीरे धीरे स्टार्च होता है, डाइजेस्ट होता है, राइट? जैसे आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, अगर आप मिलेट्स ले रहे हैं, राइट? अगर आप होल ग्रेन्स ले रहे हैं, नट्स ले रहे हैं, सीड्स ले रहे हैं, उसके अंदर जिस प्रकार का स्टार्च होता है वो स्लोली हमारे शरीर में जाके धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। उसकी वजह से आपको पता है उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो भी धीरे धीरे एक सस्टेन तरीके से रिलीज होगा। आपको स्पाइक नहीं दिखेगा कि एकदम से ग्लूकोज हमारे शरीर में या ब्लड में बढ़ा एंड देन वो कम हो गया, वो सिचुएशन नहीं आएगी। यहाँ पे वो धीरे धीरे रिलीज होगा और इसकी वजह से जो एक मेटाबॉलिक रिएक्शंस ट्रिगर होते हैं, यानी आपका इंसुलिन भी कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड वे में रिलीज होगा। फिर वो बाकी जितने भी एक्शंस हैं उनको उसी प्रकार से ट्रिगर करेगा। वो आपको सटाइटी भी लेवल्स को कम रखेगा, आपके एनर्जी लेवल्स को ज्यादा रखेगा। दूसरे प्रकार के जो स्टार्चेस होते हैं वो हमारे रैपिडली डाइजेस्टिंग स्टार्च होते हैं, राइट? जैसे आपके जो स्टार्ची जो फूड्स होते हैं, राइट? जैसे आपका पोटैटो, आपके राइस, राइट? आपका जो व्हाइट ब्रेड होता है, यानी अगर आप होल व्हीट फ्लावर की जगह अगर उसमें मैदा है, काफी जगह पे आप देखते हैं, आप रेस्टोरेंट्स में जाएंगे आपको होल व्हीट फ्लावर नहीं चपाती मिलती है, उसमें कुछ कॉम्पोजिशन मैदा का होता है, राइट? वो फ्लावर्स ना, ये जो स्टार्च होते हैं, ये जैसे आप खाएंगे ये आपके शरीर में जाकर के फौरन एकदम से इमीडिएटली ये डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। इससे होगा क्या, बहुत ही फास्ट या रैपिड रिलीज होगा ग्लूकोज का, रैपिड स्पाइक होगा ब्लड ग्लूकोज लेवल्स का,
देन जो इंसुलिन है वो भी बहुत ही हाई सिक्रीशन होगा और फिर वो एक ट्रिगर करता है मेटाबॉलिक रिएक्शन। इसी वजह से जब बोला जाता है कि आप राइस हो या पोटैटोज हो या कोई भी इस तरह का स्टार्ची वेजिटेबल है या सीरियल्स है, उसको आप मॉडरेशन में खाएं, उसको आप ज्यादा ना खाएं, या उसके साथ आप हेल्दी प्लेट का कॉम्पोजिशन फॉलो करें, आप प्रोटीन भी रखें, आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी रखें, सो दैट जो ये डायरेक्टली जो डाइजेस्ट होगा स्टार्च उसको वो कंट्रोल कर सके। और जो तीसरा होता है वो होता है रेजिस्टेंट स्टार्च। रेजिस्टेंट स्टार्च हमारे शरीर के लिए बहुत ही आप बोल सकते हैं बेनिफिशियल हो सकता है। जो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, रेजिस्टेंट स्टार्च मतलब जो आपके डाइजेशन प्रोसेस को विरोध करे, उसको रेजिस्ट करे, वो होता है रेजिस्टेंट स्टार्च। ये डाइटरी फाइबर से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि डाइटरी फाइबर का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है कि उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे शरीर में एंजाइम्स ही नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंट स्टार्च के लिए एंजाइम्स हैं, क्योंकि वो अल्टीमेटली ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का इस प्रकार से बना हुआ है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना हुआ है कि वो एंजाइम के एक्शन को रेजिस्ट करेगा और फिर इसी वजह से वो सीधे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर के डाइटरी फाइबर की तरह एक्ट करेगा, प्रीबायोटिक की तरह एक्ट करेगा। वो आपके गट हेल्थ को और बाकी और के जो पूरा एक सिस्टम है, बॉडी सिस्टम, उसको हेल्थ बेनिफिट्स देगा। और इसीलिए रेजिस्टेंट स्टार्च हमारे शरीर में अच्छा होता है या जरूरी होता है। जैसे आपका आप देखेंगे किस प्रकार से आपके रेजिस्टेंट स्टार्चेस को, आप सिंपल स्टार्च को या रैपिडली डाइजेस्टेड स्टार्च को आप कैसे रेजिस्टेंट स्टार्च में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी जैसे आपका जो काफी जो होल ग्रेन्स होते हैं, जैसे आपकी बहुत जो मिलेट्स होते हैं, कुछ लेग्यूम्स होते हैं, जैसे आप छोले, राजमा, चना, इनके अंदर अच्छा अमाउंट में रेजिस्टेंट स्टार्च प्रेजेंट होता है, राइट। नाउ अगर अब हम चलें आगे बढ़ते हैं, तो ये वही क्लासिफिकेशन है जिसके बारे में अभी हमने जाना, और ये कुछ एग्जांपल्स हैं, राइट। जब हम बोलते हैं रैपिडली डाइजेस्ट, जो आपके फ्रेशली कुक्ड स्टार्ची फूड्स हैं, जैसे आपका चावल, पास्ता जो खाते हैं, या आपका चावल हो गया, आपका पास्तास हो गया, आपका पोटैटो हो गया, आपका स्वीट पोटैटो भी हो गया। स्वीट पोटैटो में स्टिल फिर भी फाइबर थोड़ा हाई होता है, लेकिन वो स्टार्ची वेजिटेबल है, राइट। तो वो जैसे आप खाएंगे रैपिडली डाइजेस्ट। स्लोली डाइजेस्टेड हो गया आपके जो रॉ सीरियल्स भी होते हैं, राइट। अगर आप बात करें मिलेट्स की, अगर आप बात करें जो आपका जिसको आपने पकाया नहीं है, वो आपके सीरियल्स एंड ग्रेन्स ना, उसके अंदर जो रेजिस्टेंट स्टार्च है वो स्लोली लेकिन कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है। एंड देन हमारी रेजिस्टेंट स्टार्चेस हैं। नाउ रेजिस्टेंट स्टार्च के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, रेजिस्टेंट स्टार्च 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, जिसको आप डिटेल में देखेंगे एक अगले सेशन में भी, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे इस रेजिस्टेंट स्टार्च के बारे में। लेकिन ऐसे प्रकार के रेजिस्टेंट स्टार्चेस आपके जो पार्टली मिल्ड, क्योंकि कुकिंग से पहले उनकी मिलिंग भी होती है, आप कोई भी ग्रेन्स लेंगे, अनाज लेंगे, उनका मिलिंग प्रोसेस भी होता है। उस समय में जिस प्रकार के जो फिजिकल उनको ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, उसकी वजह से भी रेजिस्टेंट स्टार्च डेवलप हो सकता है, राइट। आपको सीधे खेत से या खलिहान से आपके प्लेट में नहीं आता है, वो मिलिंग होता है। उसी प्रकार से रेजिस्टेंट स्टार्च, अगर आपका जो रॉ पोटैटो है, अगर आपने उसको कुक किया तो रैपिडली हो गया, लेकिन अगर वो कुक नहीं है तो एयर पोटैटो में, बनाना में भी, इनमें भी आपका रेजिस्टेंट स्टार्च प्रेजेंट होता है। नाउ ये एक इम्पॉर्टेंट है जो हम डाइजेस्टिबिलिटी की बात कर रहे हैं। अगर हम बोलते हैं कि आपको जो रैपिडली डाइजेस्टिंग स्टार्चेस हैं, जैसे आपके चावल में या पोटैटोज में, उनको आपको मॉडरेशन में क्यों लेना है, क्यों बोलते हैं, हम पहले भी एक बार देख चुके हैं, लेकिन एक छोटा सा एक रिविजन है ये आपकी मेमोरी फ्रेश करने के लिए, क्योंकि अब यहीं से हमारी कहानी शुरू हो रही है कि क्यों हम नहीं लेते हैं, कैसे उसको हेल्दीफाई कर सकते हैं और क्या करना है, राइट। सो इस वाले ग्राफ से आप क्लियरली देख सकते हैं 3 प्रकार के स्टार्चेस, रैपिडली डाइजेस्टिंग, स्लोली डाइजेस्टिंग एंड योर रेजिस्टेंट स्टार्च, तीनों प्रकार के। अब आप देखेंगे अगर लेफ्ट साइड जो हमारा ये वर्टिकल एक्सिस है, अगर आप इसको देखेंगे, यहाँ पे दिखा रहा है कि कितना परसेंट जो हमारा स्टार्च है वो डाइजेस्ट हो जाता है, कितने समय में, कितने समय में। तो सबसे ज्यादा जो स्टार्च कितने कम समय में डाइजेस्ट होता है वो आपका होता है रैपिडली डाइजेस्टिंग स्टार्च, राइट। जो थोड़ा समय लगाता है डाइजेस्ट होने में और धीरे धीरे फिर कंप्लीट होता है, वो आपका हो गया स्लोली डाइजेस्टिंग स्टार्च। और जो रेजिस्टेंट है डाइजेशन के, वो अपने और छोटे सिंपल पार्ट्स में नहीं टूट रहा है, वो हमारा हो गया रेजिस्टेंट स्टार्च। देखिए सीधे वो एक सीधी लाइन है, राइट।
यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका मेजॉरिटी पार्ट जो है वो ओरोगैस्ट्रिक यानी आपका जो स्टमक के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में है, आपका माउथ से जो शुरू होता है डाइजेशन, वहीं पर ही डाइजेशन हो गया। और आधा पार्ट आपका रैपिडली डाइजेस्टिंग सिर्फ वही इंटेस्टाइनल फेज में जा रहा है, लेकिन स्लोली डाइजेस्टिंग अगर आप देखेंगे वो काफी हद तक आपका स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में ही आपका डाइजेस्ट हो रहा है, स्पेशली आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो रहा है, राइट। नाउ इससे होता क्या है, ये तो आपको समझ में आ गया कि रैपिडली डाइजेस्टिंग स्टार्च जो है वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है, राइट। और बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा जो स्टार्चेस है वो सिंपलर मॉलिक्यूल या ग्लूकोज में टूट रहे। उससे होता क्या है, दिस ग्राफ, ये भी एक बहुत ही इजीली अंडरस्टैंड करने वाला, और जब हमने इतने सेशंस ले लिए हैं तो आपके लिए समझना और आसान हो जाएगा, क्योंकि जब ऐसा स्टार्च जो रैपिडली डाइजेस्टिंग स्टार्च है हमने उसको खाया और वो बहुत कम समय में डाइजेस्ट हो गया, तो वो आपका जो ग्लूकोज स्पाइक है उसको क्रिएट करेगा। यानी एकदम से आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो हाई होगा, एक पीक पे पहुंचेगा जिसे हम स्पाइक बोल रहे हैं, और फिर वो उतनी ही जल्दी नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ा उसी के साथ ही साथ उसी की ही वजह से इंसुलिन का भी जो एक रश है, जो उसका सिक्रीशन है वो बढ़ गया, एकदम से बढ़ा। हुआ क्या, इंसुलिन ने अपना एक्शन शुरू कर दिया, राइट। वो ग्लूकोज को जल्दी जल्दी सेल्स के अंदर पहुंचाएगा, जो उसके अंदर स्टोर्ड फैट है उसको टूटने से रोकेगा, क्योंकि आपके ग्लूकोज को ब्लड से सेल्स में जाना है, सेल्स से उसको ब्लड में नहीं आना है। इसीलिए कोई भी ऐसी प्रक्रिया या ऐसे प्रोसेस जो सेल्स से ब्लड के अंदर ग्लूकोज को बढ़ाए उसको कम करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इंसुलिन को ये जो स्पाइक हुआ है ब्लड ग्लूकोज में उसको कम करना है। तो इसकी वजह से वो ये जितनी भी प्रोसेस है, फैट का ब्रेकडाउन या फैट की बर्निंग, क्योंकि उससे भी आप देखेंगे आपका ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा या ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो सकता है, और जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको भी वो फैट में कन्वर्ट करके, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके और एक्सेस फैट में कन्वर्ट करके सेल्स में भेजेगा। नाउ जब इंसुलिन ने अपना काम करना शुरू किया, आपका जो ग्लूकोज का स्पाइक था उसमें वो डिक्लाइवेज में उसने कम किया ब्लड ग्लूकोज को, तो एकदम से आपका ड्रॉप हुआ ब्लड ग्लूकोज लेवल, जिसको हम ग्लूकोज क्रैश बोलते हैं। और इसी वजह से काफी जगह ये देखा जाता है, एक्सपीरियंस करते हैं लोग कि जब वो ऐसे स्टार्ची फूड खाते हैं, जैसे चावल हो गया या आपके पोटेटोज हो गए, भूख बहुत जल्दी लगती है, वो आपको फुल ज्यादा समय तक नहीं रख सकता है। अगेन आपको क्रेविंग होती है कुछ खाने के लिए, वो इसी वजह से होती है, क्योंकि यहाँ पर आपका क्रैश हो गया। अब ब्लड ग्लूकोज आपका जितना नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि इंसुलिन का एक्शन इतना इमीडिएटली हुआ कि वो आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो डाउन हो गया। नाउ इसकी वजह से जिस प्रकार से ब्लड ग्लूकोज स्पाइक हुआ है, सस्टेन रिलीज नहीं हुआ है, इसकी वजह से क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। आपके फूड का पहली बात, वो जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसको बढ़ा देगा, राइट, और डेफिनेटली ग्लाइसेमिक लोड को भी बढ़ा देगा, क्योंकि उसके अंदर जल्दी डाइजेस्ट होने वाले स्टार्चेस हैं। ग्लूकोज स्पाइक बढ़ाएगा, देन आपकी एनर्जी को वो कम कर देगा, लंबे समय तक सस्टेन्ड एनर्जी नहीं देगा, आपकी सटाइटी को भी कम करेगा, थोड़े समय बाद ही आपको भूख लगेगी। अगर इतना ज्यादा फ्लक्चुएशंस हमारे इंसुलिन में होगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, इसका इम्प्लीकेशन आपके बाकी मेटाबॉलिक हेल्थ पे भी हो सकता है, वेट, फैट और मसल मास पे भी हो सकता है, राइट। सो नाउ यहाँ तक स्टोरी थी कि इसी वजह से हम बोलते हैं कि जो हमारे रैपिडली डाइजेस्टेड स्टार्चेस है या सिंपल शुगर्स है उनको हमें अवॉइड करना चाहिए या मॉडरेशन में लेना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा कोई वे है जो हम इस फेवरेट फूड को एंजॉय कर सके, या जो इन सिंपल स्टार्चेस को किसी भी वजह से या किसी भी तरीके से इसको हेल्दीफाई कर सके, इसकी जो न्यूट्रिशन या हेल्थ क्वोशिएंट है उसको बढ़ा सके? क्या कोई तरीका है? यहीं पर ही साइंस है, इसका एक तरीका है, उसको समझते हैं। उससे पहले कैसे कर सकते हैं, राइट? देखिए, जब भी आप कोई भी इस प्रकार का जो अनाज है या वेजिटेबल है आप उसको हीट कर रहे हैं, है ना, तभी जब आपने देखा कि जो कुक्ड पोटैटो है या कुक्ड राइस है वही आपका रैपिडली डाइजेस्टिंग स्टार्च है, राइट, वही आपके शरीर में जल्दी से ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है। क्यों? उसका एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं जेलेटिनाइजेशन। जेलेटिनाइजेशन मतलब एक जेल फॉर्मेशन जैसा जो हो जाता है। क्यों होता है? मान लीजिए ये एक पानी है, बर्तन जिसमें आपने पानी रखा और आपने उसके अंदर कोई भी स्टार्च डाला, मान लीजिए आपने चावल डाला या आपने आलू के उसके अंदर पीसेस डाले, एनीथिंग,
उसके बाद आपने उसको हीट देना शुरू किया। क्या हुआ? ये आपके स्टार्च पार्टिकल्स है, पानी है, और आप उसको हीट दे रहे हैं। धीरे धीरे जब आप हीट दे रहे हैं और स्टार्च पानी के अंदर है, तो पानी की टेंडेंसी होगी कि वो उन स्टार्च मॉलिक्यूल्स के अंदर जाए। स्टार्च मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करेंगे और धीरे धीरे फूलने लगेंगे, उनमें स्वेलिंग होगी। अब जैसे जैसे पानी उसके अंदर बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हम हीट टेम्परेचर दे रहे हैं, इससे हो क्या रहा है? जो बॉन्ड से जो स्टार्च के अंदर, जिस बॉन्ड से ये अमाइलोपेक्टिन चेन्स एक साथ जुड़ी हुई थी, जैसे जैसे आप हीट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये बॉन्ड्स वीक होते जा रहे हैं और ये अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन की जो चेन्स हैं वो लूज हो रही हैं, वो टूट रही हैं। अल्टीमेटली जब आपका टेम्परेचर भी कंसिस्टेंट है, आप दे रहे हैं और पानी अच्छा अमाउंट में प्रेजेंट है, अब होगा क्या? ये जो स्टार्च का जो वॉल था जिसके अंदर अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन बंद था, वो टूट जाएगा। जो सेल वॉल है जिसकी, वो रप्चर हो जाएगी और जो ये अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन अंदर थे, अब वो पानी में आ जाएंगे, राइट? या उसी के अंदर ही वो फ्रीली घूमेंगे। चाहे आप राइस ले लें या पोटैटो ले लें, वो जो स्टार्च के अंदर बंद थे वो खुल जाएंगे और अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन ज्यादा फ्रीली उस फूड के अंदर घूमेगा। इसी की वजह से अब जब अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन का एक्सपोजर इतना ज्यादा है, जब वो एकदम फ्री होकर के घूमे, तो आप समझिए, आप जब उसको खाएंगे तो आपके शरीर में चाहे वो आपके हार्मोन एंजाइम्स हो, अलग अलग प्रकार के ये जो एसिड्स निकलते हैं, उनको ज्यादा काम करना नहीं पड़ेगा क्योंकि स्टार्च की वॉल टूटी हुई है। अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन एक स्ट्रक्चर में लगे होते हैं, वो स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है, वो फ्रीली घूम रहे हैं, राइट? ये जो प्रोसेस होता है इसी को बोलते हैं जिलेटिनाइजेशन, जो आपके कॉम्प्लेक्स स्टार्च को रैपिडली डाइजेस्टिंग स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है, वो जल्दी डाइजेस्ट हो सकता है। तो अब करना क्या है? इस जिलेटिनाइजेशन के प्रोसेस को रोकने के लिए या इसको ज्यादा हेल्दीफाई बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं रेट्रोग्रेडेशन। रेट्रोग्रेडेशन मतलब एक तरीके से रिक्रिस्टलाइजेशन, वापस से काम होना। तो आप समझिए, ये आपका एक स्टार्च मॉलिक्यूल था कुक होने से पहले। जब आपने कुक किया तो आप देखिए ये अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन ज्यादा फ्री होके घूम रहे हैं, राइट? पूरे सेल में फ्री होकर के घूम रहे हैं। लेकिन करना क्या है? अगर आपने इसको कूल कर दिया, मानिए आपने गरम गरम आपका आलू था या आपका राइस था, गरम था, अगर आपने उसको 2 घंटे के लिए आपने उसको कूल कर दिया, राइट? क्या होगा? वापस से ये जो स्ट्रक्चर्स थे जो फ्रीली घूम रहे थे, ये अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना ज्यादा ये फ्री था और यहाँ पर ये वापस से ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। सारे स्ट्रक्चर जो थे अमाइलोस अमाइलोपेक्टिन, वो एक अलाइनमेंट में आ रहे हैं, एक लाइन में आ रहे हैं, प्रॉपर्ली सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं। अब इससे होगा क्या? जब आपके वापस से ऑर्गेनाइज हो गए हैं, एंजाइम्स को वापस से काम करना पड़ेगा, या इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है कि वो एंजाइम के एक्शन को रेजिस्ट करता है डाइजेशन होने में। तो हुआ क्या? ये आपका क्रूड स्टार्च था, यानी कच्चा, जो आपका रॉ फॉर्म था। कुक होने पर जो स्टार्च बना वो कहलाया गया जेलेटिनाइज्ड स्टार्च। जब आपने उसको वापस से कूल किया, राइट, क्या हुआ? कूल करने पे जो पानी अंदर घुसा था जेलेटिनाइजेशन के समय, वो बाहर निकल के आ जाता है और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये वापस से अपने आप को अच्छे से अलाइन कर लेते हैं और इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेडेड स्टार्च या रेजिस्टेंट स्टार्च। और जैसा आपने देखा और हम आगे भी देखेंगे कि ये रेजिस्टेंट स्टार्च अगर आपने अपने डाइट में इंक्लूड किया तो उसके कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं। नाउ, तो ये रेट्रोग्रेडेशन प्रोसेस था। दिस इज अ वे जिससे आप हेल्दीफाई कर सकते हैं अपने फूड को। कैसे? क्योंकि उससे काफी सारे आप अपने फूड में जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, हेल्थ एस्पेक्ट्स, आप उनको इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे ही आपने अपने स्टार्च को कूल किया, आप 4 डिग्री पे उसको 0 से लेके 2 घंटे से लेके 12, 24, ये डिपेंड करता है, अलग अलग पेपर्स अलग अलग बोल सकते हैं टेम्परेचर और टाइम, बट आप 2 घंटा मिनिमम उसको रख सकते हैं कूलिंग के लिए। होगा क्या? स्टार्च हाइड्रोलिसिस इंडेक्स कम हो जाएगा, मतलब जो स्टार्च के जो टूटने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, राइट? देन ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड का कम हो जाएगा क्योंकि अब वो आपका ब्लड स्पाइक नहीं दे रहा है आपको, वो सस्टेन ग्लूकोज रिलीज कर रहा है, इससे आपका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो कम हो जाएगा। आपके खाने में, आपके फूड में रेजिस्टेंट स्टार्च का कंपोजिशन ज्यादा हो जाएगा, टोटल स्टार्च का जो कंटेंट है वो भी कम हो जाएगा। ओवरऑल जो आपका रैपिडली डाइजेस्टिंग स्टार्च था या जो अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट था आपके शरीर के लिए, वो कम हो जाएगा।
अब ज्यादा से ज्यादा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो आपको हेल्थ बेनिफिट्स दे रहा है, लेकिन वो इजीली अवेलेबल नहीं है डाइजेशन के लिए। तो इस वजह से उसके काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे आपके वो शरीर में ग्लूकोज लेवल्स को कम करेगा, राइट, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा, रेजिस्टेंट स्टार्च है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन तक जा रहा है सिंपल, तो वो आपको एक ज्यादा बेटर सैटिस्फैक्शन भी प्रोवाइड कराएगा। तो सस्टेन ग्लूकोज का रिलीज है तो वो लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगने देगा। जब उस गट हेल्थ पे वो काम करेगा, जब वो लार्ज इंटेस्टाइन पे जा रहा है, गट बैक्टीरिया उस पे काम करेंगे, तो उससे अलग अलग प्रकार के जो मेटाबोलाइट्स यानी शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स वो रिलीज होंगे। देन जो आपकी ओवरऑल फूड का जो एनर्जी वैल्यू, जो आपको कैलोरीज मिल रही थी उस रैपिडली डाइजेस्टिंग स्टार्ट से, वो कम हो जाएंगी। आपका ओवरऑल जो कैलोरी है, एनर्जी वैल्यू है, वो कम हो जाएगा। देन हमने देखा कि कैसे इंसुलिन आपके फैट के मेटाबॉलिज्म को भी इम्पैक्ट करता है, तो लिपिड प्रोफाइल भी इंप्रूव होगा अगर आप ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंट स्टार्च को इंक्लूड करेंगे। गट हेल्थ को भी इंप्रूव करेगा, राइट, एंड देन आपके जो मेटाबॉलिक पैरामीटर्स हैं, आपका हेल्दी वेट है, उसको भी करेगा इंप्रूव। एक स्टडी अगर मैं आपके साथ शेयर करूं कि कितना इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंट स्टार्च या उसके वाकई में कुछ बेनिफिट्स हैं, तो ये एक स्टडी पब्लिश हुई थी, एक रिव्यू आर्टिकल था जो न्यूट्रिशन रिसर्च नामक एक जर्नल में पब्लिश हुआ था 2023 में, अभी रिसेंटली। उसमें क्या हुआ, उन्होंने 31 अलग अलग जो क्लिनिकल स्टडीज हैं उनको एक साथ पढ़ा, उनको 3 में डिवाइड कर दिया। एक जहां पर रेजिस्टेंट स्टार्च को एक दिन के लिए ही लिया गया और उससे इम्पैक्ट देखा गया कि एक दिन अगर कोई रेजिस्टेंट स्टार्च ले रहा है तो उसका क्या असर होगा। दूसरी प्रकार की उन्होंने स्टडीज रखी जहां पर जो रेजिस्टेंट स्टार्च था उसको 4 हफ्ते के लिए, अराउंड 1 महीने के लिए या 4 हफ्ते के लिए लिया गया। जो तीसरी स्टडीज थी वो लंबे समय तक के लिए हुई, जहां पर 8 से 12 वीक तक रेजिस्टेंट स्टार्च का कंजम्पशन होता है, उससे क्या बेनिफिट मिलता है वो देखा गया। इससे देखा क्या गया, एक्यूट स्टडी में जहां पर एक दिन के लिए रेजिस्टेंट स्टार्च लिया गया, वहां उन्होंने देखा कि जब आप रेजिस्टेंट स्टार्च को लेते हैं तो वो आपके जो ब्लड ग्लूकोज का जो हम स्पाइक दिखा रहे थे उसको कंट्रोल करता है, मोर सस्टेन्ड ग्लूकोज रिलीज होता है। लेकिन उसके बाद मीडियम स्टडीज जहां 1 महीने के लिए करीब 8 से 30 ग्राम रेजिस्टेंट स्टार्च हर दिन दिया गया, वहां पर उन्होंने देखा कि वो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को तो करता ही है कंट्रोल, साथ साथ में उसके ज्यादा कार्डियो मेटाबॉलिक जो आउटकम्स है, यानी आपके जो हार्ट हेल्थ और मेटाबॉलिक हेल्थ से रिलेटेड पैरामीटर्स होते हैं उनको इम्प्रूव कर रहे हैं, जैसे इन्फ्लेमेशन, जैसे लिपिड प्रोफाइल, जो ब्लड ग्लूकोज प्रोफाइल्स होते हैं, इंसुलिन लेवल्स, उन सबको भी वो बेटर तरीके से इम्प्रूव कर रहा है। और 8 से 12 हफ्ते तक जो स्टडीज हुई गई जहां पर करीब 6 से 40 ग्राम रेजिस्टेंट स्टार्च लिया गया, कहीं भी बिटवीन 6 से 40 ग्राम, वहां पर भी इवन जो डायबिटिक सब्जेक्ट्स थे उनमें भी और ज्यादा इम्प्रूव कार्डियो मेटाबॉलिक जो आउटकम्स थे वो देखे गए। अगेन लाइक इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, HbA1c लेवल्स जो होते हैं ग्लूकोज डायबिटीज के लिए, जो स्पेसिफिक टेस्ट होता है आपका डायबिटीज के लिए, उसके अलावा लिपिड प्रोफाइल्स हो गए, ऑक्सीडेटिव जो एजेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करते हैं, उनका भी लेवल कम देखा गया। इसके साथ ही साथ अलग अलग स्टडीज में और भी चीजें देखी गई, जैसे जो हमारे शरीर में जो गट है उसमें जो मेटाबोलाइट्स होते हैं जिन्हें हम शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बोलते हैं, ब्यूटायरेट, एसीटेट, राइट, पायरुवेट, उनका जो अमाउंट था वो ज्यादा पाया गया। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंट स्टार्च आपके गट हेल्थ को इंप्रूव कर रहे हैं, वो गट बैक्टीरिया के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। देन जो भी वो फूड खा रहे थे, जिस प्रकार से वो रेजिस्टेंट स्टार्च को इंक्लूड कर रहे थे, वो उनके अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट को उनकी डाइट से कम हो रहा था। और तीसरा जो इंसुलिन एक्शन है वो भी ज्यादा बढ़ गया। एक और स्टडी जो हुई थी जो आपकी रिसर्च गेट में पब्लिश हुई थी, उसमें भी ये देखा गया कि किस प्रकार से रेजिस्टेंट स्टार्च आपकी गट हेल्थ को इंप्रूव करता है। नाउ आपका रेजिस्टेंट स्टार्च स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं होता है, वो सीधे आपके लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जाता है, फिर उस पे गट बैक्टीरियाज काम करेंगे, फर्मेंटेशन होगा और अलग अलग प्रकार के जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं वो बनते हैं। एक तो वो आपका पीएच को कम करते हैं। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर गट बैक्टीरियाज को अच्छा एक एनवायरनमेंट चाहिए, वातावरण चाहिए अपने ग्रोथ के लिए, फ्लरिश होने के लिए, वो लो पीएच वाला होना चाहिए, तो एक तो वो प्रोवाइड करता है। और उसके बाद हमने देखा कि वो किस प्रकार से और भी अलग अलग प्रकार के बेनिफिट्स कर सकता है। अगर आप ब्लड वेसल्स की बात करें तो वो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, लिपिड प्रोफाइल को कम करता है, जो हमारी वेसल्स हैं उनकी वॉल को वो सहेज कर रखता है, अच्छे से रखता है, राइट।
देन आपकी किडनी पे भी वो असर डालता है, जो ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं। रेनिन जो हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, उसको भी वो कंट्रोल करता है। हमारी हार्ट हेल्थ को अच्छा करता है, राइट? वो मेटाबॉलिज्म को कम करता है, ब्लड प्रेशर को, लिपिड प्रोफाइल्स को। एंड इंडीड हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से गट और ब्रेन का एक कनेक्शन है। आपका गट हेल्थ अच्छा हो रहा है तो वो आपकी ब्रेन हेल्थ को भी अच्छा करेगा, आपके मूड को, आपकी जो कॉग्निटिव फंक्शंस है उसके अलावा वो उनमें भी ब्लड ब्रेन बैरियर को अच्छा रखेगा, कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को कम करेगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो आप डिटेल में एक और भी सेशन में देखेंगे आगे। बट जस्ट टू गिव यू ग्लिम्स कि अगर आप इस प्रकार से अपने कॉमनली मिलने वाले फूड्स को हेल्दीफाई कर सकते हैं तो वो आपको कितने सारे बेनिफिट दे सकता है। तो आपको करना क्या है, आप कोई भी इस प्रकार का अगर स्टार्ची फूड लें, आप उसको कुक करके कुछ समय के लिए कूल होने दें और फिर खाएं। उसमें रेजिस्टेंट स्टार्च का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। देन आप उनको गुड फैट्स के साथ, या जैसे कुछ एसिड्स हो गए, जैसे जो आपका लेमन होता है, राइट? लेमन एसिडिक फॉर्म है, आप उसको भी खाने में मिला करके ले सकते हैं। गुड फैट्स की बात करें तो इन मॉडरेशन। क्या होता है, वो एक कोटिंग बना लेता है हमारी जो स्टार्ची है फूड उसके आसपास, और उसको तोड़ने से रोकता है। देन हाई अमाइलोस वैरायटी, हमने देखा अमाइलोस और एमाइलोपेक्टिन दो तरह के होते हैं। अमाइलोस एक ऐसा जो चेन है वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, वो इजीली पानी में घुलनशील नहीं होता है। तो कुछ हाई अमाइलोस वैरायटीज हो गए, जैसे आपके जो लंबा जो चावल होता है, लॉन्ग ग्रेन, जैसे बासमती राइस, जैस्मिन राइस, आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप दालों को इंक्लूड कर सकते हैं, आप मिलेट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अमाइलोस वैरायटी ज्यादा होती है। देन माइंडफुल ऑफ कुकिंग मेथड्स, ऐसा देखा गया है कि अलग अलग रिसर्च पेपर्स में कि जब अगर आपका स्लो कुकिंग होता है, अगर आप जल्दी जल्दी फ्राई करने की जगह उसको आप शैलो फ्राई करें या रोस्ट करें, उससे भी जितना समय तक आप कुक करते हैं, रेजिस्टेंट स्टार्च उतना ज्यादा बनता है। तो आप माइंडफुल रहें इस कुकिंग में। देन फूड को कंबाइन कर सकते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं हेल्दी प्लेट को, राइट, जिसमें आप अगर सिंपल शुगर्स ले रहे हैं चावल, तो उसके साथ आप जो अलग अलग प्रकार के रेजिस्टेंट स्टार्चेस हैं आप उनको इंक्लूड कीजिए। आप चावल को दाल के साथ खाइए, आप बीन्स के साथ खाइए, आप वेजिटेबल्स के साथ खाइए, किडनी बीन्स, छोले, आप कंबाइन कीजिए। उससे क्या होगा, जो आपका फूड में जो रेजिस्टेंट स्टार्च का कंटेंट है आपकी डाइट में वो इंक्रीज हो जाएगा। या आप अगर आटा लेते हैं, जो आप सिंपल आटा बनाते हैं, आप उसमें भी चने का आटा यूज कर लीजिए, अलग अलग मिलेट्स का यूज कर लीजिए, वो आपके ओवरऑल डाइट के रेजिस्टेंट स्टार्च के कंटेंट को बढ़ाएगा। विद दिस, आज की एक्टिविटी ऑफ द डे आपके लिए होगी कि आप अपने आइडियाज शेयर कीजिए कि आप किस प्रकार से अपनी डाइट को हेल्दीफाई कर सकते हैं विद रेजिस्टेंट स्टार्च। With this, I will conclude my session. I really hope you have a good day ahead. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Swati, for sharing very wonderful insight. मैं जरूर कहना चाहूंगा कि